अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर बायो का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है डी सेल। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा कि सेल जो है ये कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कवर किया। उसके अलावा इस चैप्टर में नेक्स्ट हम जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज और उन ऑर्गेनेलीज के फंक्शन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब अगर हम बॉडी को डिटेल से स्टडी करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, तो सेल जो है वो यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। मतलब डिफरेंट सेल जो है वो मिलकर एक बॉडी को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी जो है ये क्या है, सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम एमर्जेंस देखते हैं कि किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई और कैसे सेल थ्योरी बनी। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। और उन्होंने डिस्कवर कैसे किया था कि एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में कॉर्क के जो सेल थे, प्लांट के जो सेल्स होते हैं कॉर्क, ठीक है, उनको अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। और फिर ऑब्जर्व करने के बाद उसको सेल का नाम दिया, क्योंकि जो दिखाई दिया था माइक्रोस्कोप में वो क्या था? खाली डब्बे थे। ठीक है, सेल क्या होता है? एक खाली डब्बे को सेल का नाम दिया जाता है। इसी बेस पे, क्योंकि रॉबर्ट हुक को वो खाली डब्बे नजर आए थे, तो उसने क्या नाम दिया? दिस सेल का नाम दिया। ठीक है, कि ये सेल होते हैं। तो कैसे नजर आए होंगे? ऐसे खाली बॉक्सेस बने हुए। फिर ये जो सेल था, ठीक है, ये सेल की क्या हुई? डिस्कवरी हुई 1665 में। इसको रॉबर्ट हुक ने अपनी पब्लिकेशन, जिसको माइक्रोग्राफिया का नाम दिया जाता है, उसमें ये बात जो थी ये पब्लिश की। पब्लिकेशन का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। और ये बात है 1665 की। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सेंचुरीज तक इस वर्क को इग्नोर कर दिया गया, इस पे फर्दर काम नहीं किया गया। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में इस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1805 में लॉरेंस ऑप्टन ने दोबारा से इसके ऊपर काम किया। ठीक है, और उन्होंने एक आइडिया दिया कि तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल, कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल से ही ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। उसके बाद 1809 में लेमार्क ने क्या किया कि उन्होंने इसी आइडिया को फर्दर प्रमोट किया। मतलब उन्होंने भी यही कहा कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं और सेल से ही ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कब हुई? 1834 में। और किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उन्होंने जब सेल को फर्दर जो है वो एनालाइज किया तो उनको पता चला कि सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि मेन रोल प्ले कर रहा होता है और उसके सेंटर में होता है। वो क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। फिर इसके बाद दो और जर्मन जोलॉजिस्ट और जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिसर्च की। ठीक है, 1839 और 38 में, और उन्होंने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, सेल थ्योरी इसमें क्या होता है कि उन्होंने बताया कि सेल जो है ये एक खाली बॉक्स नहीं होता, खाली एक खाना नहीं होता, बल्कि इसमें और स्ट्रक्चर भी होते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि सेल जो है इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है, बाउंड्री के अलावा इसमें क्या होता है? इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट बाउंड्री में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है,
और जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्लांट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रुडोल्फ वर्चू ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया 1855 में। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बने होते हैं, मतलब पेरेंट सेल होते हैं, उन्हीं की डिवीजन होती है और उन्हीं से डॉटर सेल या फिर न्यू सेल्स बनते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसे कहते हैं ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। तो रुडोल्फ वर्चू का ये जो कॉन्सेप्ट था ये ए बायोजेनेसिस के अगेंस्ट था। ए बायोजेनेसिस क्या है कि कुछ साइंटिस्ट ने उस जमाने में ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बन सकते हैं, लेकिन वर्चू ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको ख़त्म कर दिया ये वाली स्टेटमेंट देके। ठीक है, फिर 1862 में लुईस पास्चर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ठीक है, बैक्टीरिया के जो पेरेंट सेल थे उनसे आगे डॉटर सेल्स बनाए। ठीक है, तो जो वर्चू का ये वाला आइडिया था उसे और ज़्यादा प्रूव कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1880 में अगस्ट वेस्टमैन ने उन्होंने क्या कहा कि सेल जो है ये ना सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट है बल्कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ भी है। ठीक है, कि ना सिर्फ सेल जो है ये ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहा होता है बल्कि बहुत सारे फंक्शन जो हैं, बल्कि कम्प्लीटली जो फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सारे के सारे सेल ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सेल जो है ये कॉमन ओरिजिन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉमन ओरिजिन है। एक ही सेल बना था उससे डिफरेंट उसमें डाइवर्सिटी आई और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ सकती है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स उनकी केमिकल कंपोजिशन ये तमाम सेम रहती है। ठीक है, तो ये सारी जो थी, ये सारे जो आइडियाज़ थे ये अगस्त वेस्टमैन ने 1880 में दिए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था सेल बायोलॉजी का, दी सेल का, वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसके सेल का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।